जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास दिल की पुलिस सीरीज, जो कि आपका दिल की पुलिस सीरीज के अंतर्गत जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की आज रिवीजन क्लास रहने वाली है। और इस क्लास के फ्री हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाते हैं। इस क्लासेस के थ्रू हम आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ में। और इसी के साथ आप दिल्ली पुलिस में जीके जीएस को मजबूत कर पाएंगे और कम से कम समय में अपना रिवीजन यहाँ पर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे वो आपका टेलीग्राम चैनल टारगेट वाला सुनील को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर टारगेट वाला सुनील सर्च कीजिए और सीधा ज्वाइन हो जाइए। या फिर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप सभी साथी इस वीडियो को फुल सपोर्ट करते हैं तो ये जितनी भी दिल की पुलिस सीरीज़ के अंतर्गत क्लासेस रहेंगी उनका रिवीजन फ्री पीडीएफ के साथ आपको मिलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है, इसमें जो आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है, जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत कर संस्कृत में शिलालेख। तो ये आपका रुद्र ने करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख इसी का था, गिरनार अभिलेख भी इसको कहा जाता है, गिरनार। गौतमीपुत्र सतकर्णी ये सातवाहन वंश का था, 23वां ये शासक रहा। संस्थापक सिमुक ने हत्या कर दी किसकी, सुशर्मा की। तो क्या होगा, संस्थापक कौन था, सिमुक था। किसका, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सुमुक था। और सुमुक की हत्या किसने कर दी थी, सुशर्मा ने। और यह कण्व वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आता है, यानी कि यहाँ पर ये जो कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर आपका कि जो संस्थापक कौन थे, सातवाहन वंश के सिमुक था। और सिमुक ने किसकी हत्या की थी, सुशर्मा की। ये कण्व वंश का अंतिम शासक था। तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या के बाद सिमुक ने क्या किया, सातवाहन वंश की नींव डाली। कनिष्क क्या है, यह कुषाण वंश का शासक था। मिलिंद मिनांडर जिसे कहते हैं, ये इंडो यूनानी था। और मिलिंद पन्हो, और लेखक कौन है, मिलिंद पन्हो के नागसेन इसके आपका लेखक देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है। और प्रश्न नंबर 2 में, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे। तो वो थे समाहर्ता। सन्निधाता राजकोषीय कोषाध्यक्ष माना जाता है। और सेनापति विभाग का अध्यक्ष इसको कहा जाता है। कर्मांतक इसको उद्योग एवं कारखानों का निरीक्षक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी, तक्षशिलासी। अशोक मौर्य वंश का शासक था और इस मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। 4 प्रांत इसमें, उत्तरापथ जो कि तक्षशिला में आता था, दक्षिणापथ जो कि स्वर्णगिरी थी राजधानी या उस क्षेत्र में आता था, अंतपथिरथ उज्जैन में आता है। और आपका प्राच्यपथ तोसली यहाँ की राजधानी देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। 6 समितियां थीं। वर्णन इंड का पुस्तक में मिलता है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत इसको कहा गया, यानी कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। उसके बाद आता है आपका प्रश्न, और प्रश्न नंबर 5, मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला गए थे तो चंद्रगुप्त गए थे। जैन धर्म को उन्होंने अपनाया, शिक्षा भद्रबाहु से ली थी, जैन जो कि जैन धर्म के गुरु थे। 298 बीसी में चले गए और संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण इन्होंने त्याग दिए, यानी बिना कुछ खाए पिए व्रत किया। और जब खाया पिया नहीं तो इनके प्राण ये इन्होंने वहीं पर त्याग दिए थे। प्रश्न नंबर 6, कौन से युद्ध में दर्द और पीड़ा देखकर अशोक महान शोक ग्रहित हुए। तो कलिंग के युद्ध में। और उसके बाद अशोक ने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 261 बीसी अशोक और पद्मनामक के बीच हुआ था। भेरी घोष नीति यहाँ पर अपनी युद्ध नीति अपनाई गई थी और इन्होंने त्याग कर धम्म घोष की नीति अपना ली थी। भेरी घोष की नीति यानी कि युद्ध की नीति इन्होंने हटा दी, और यानी कि युद्ध इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने कौन सी नीति अपना ली, धम्म घोष, यानी धर्म इन्होंने अपना लिया था। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को इसमें हराया था। प्रश्न नंबर 7 आता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमी वैशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है। तो वह आर्टिकल 18 का फर्स्ट क्या कहता है,
आर्टिकल 18 का जो फर्स्ट है वो कहता है कि उपाधियों का अंत। उसके बाद में आर्टिकल 10 नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक करना, भेदभाव पर रोक है। और आर्टिकल 20 में 2 स्थिति से संरक्षण है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर, और इसके बाद प्रश्न नंबर आता है किस किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल किया गया, तो वह समानता का अधिकार 14 से 18 है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 कहता है जिसमें 500 रुपये 6 माह की जेल हो सकती है, 500 रुपये जुर्माना अगर कोई भेदभाव करता है तो। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है आर्टिकल में। आज़ादी का अधिकार 19 से 22 तक है। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो जल एक चक्रीय संसाधन है, ये यहाँ पर सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार महासागर है। 37,000 गीगारन कार्बन ये उत्सर्जित करते हैं। वायुमंडल में 750 गीगा टन कार्बन और जीव मंडल में 660 गीगा टन कार्बन निकलती है। कार्बन का स्थायी रूप ग्रेफाइट देखने को मिलता है। महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों का सजा प्रभारी। आर्टिकल 16 लोक नियोजन की क्षमता। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 13। ये प्रश्न नंबर जो आपका 13 है, इससे पहले ये था आपका प्रश्न नंबर 12। ये था आपका प्रश्न नंबर 12। उससे पहले आता है आपका प्रश्न नंबर 11 और इससे पहले था आपका प्रश्न नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी गलती से गलत हो गया। तो अब यहाँ से आता है आपका प्रश्न नंबर 13 है। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री गहराई हिंद महासागर में अवस्थित है, तो वह सुंडा गर्त जो कि 7,725 मीटर नीचे है। सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त 1,033 या फिर आपको 11,034 मीटर देखने को ये मिलती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बचाव है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शरीर प्रस्तुत होता है। परमादेश में हम आदेश करते हैं और उत्प्रेक्षण में सूचना मंगवाते हैं और अधिकार परीक्षा में आपका प्राधिकरण क्या है ये यहाँ पर आपको बताना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मूलभूत अधिकार को संवैधानिक की आत्मा कहा है, तो वह संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे संविधान की आत्मा में हृदय कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। सेंसरशिप में सार्वजनिक संचार पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद भूमि पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के साथ अन्य स्थानों से बाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में लौटता है, तो वह 59%। बाष्पीकरण के दौरान जलवंता जल से क्या होता है, बादलों में चला जाएगा, बादल में जाकर ये वर्षा के रूप में नीचे आता है, स्थल पर यानी भूमि पर आता है। महासागर में 3 मुख्य तापमान परतें होती हैं, जिसमें सतह पर, थर्मोक्लाइन और गहरी परत। कौन सा कथन सही है, तो 3 स्टेटमेंट दिए गए थे जिसमें से एक आपका सही निकला है। कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, यानी हिंद महासागर में जो सुनामी है वो न के बराबर आती है। प्रश्न नंबर 20, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और 11,033 या 11,034 गहराई में यह देखने को मिलती है। टोंगा गर्त यहीं पर पड़ती है, मंडानु गर्त भी यही देखने को मिलती है। और इसके बाद आता है आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर, रोम से गर्त यहीं पर है। और हिंद महासागर में क्या है, सुंडा गर्त देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में नियोजन आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में कौन सी योजना शुरू की थी, तो जन योजना शुरू की गई थी। और 1950 में जयप्रकाश द्वारा सर्वोदय योजना, बम्बई योजना 1944 में उद्योगपतियों द्वारा, और गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 22, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से एलपीजी की नीति आई इस समय 91 में ही, जिसमें नरसिम्हन सरकार द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। इस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रश्न नंबर 23, पंचवर्षीय योजना में दी गई वरीयता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो वह बुनियादी भारी उद्योगों में निवेश करना था। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्था सेवा बैंक की स्थापना के संबंध में विचार करें, तो सेवा बैंक की स्थापना 1947 में, सेवा बैंक की स्थापना गुजरात में, और सेवा बैंक की स्थापना स्वरोजगार महिला संघ द्वारा की गई थी।
उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 25, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन महाराष्ट्र के शहर में किया है? मुंबई में पीएम मोदी के द्वारा किया गया। टाटा IIS प्लस स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा किस झील से शुरू की है? तो वह डल झील से। चिल्का झील उड़ीसा में, वेम्बनाड झील केरल में है, और पेंगोम झील कहाँ पर है? तो वो है लद्दाख में। ITR तमिलनाडु किस राज्य में स्थिर है? तो वह तमिलनाडु में। पहाड़ियाँ 1400 मीटर लगभग देखने को मिलती है, पहाड़ियाँ ऊंचाई पर। 2007 में टाइगर रिजर्व यहीं पर बना था। उसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ई श्रम पोर्टल मंत्रालय तो श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा पहले 4 भाषा में था, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, अब 22 भाषा में उपलब्ध है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण हुनर शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। CM इसके मोहन यादव है। नेशनल स्टार्टअप डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में 30 प्रश्न कराए गए थे और 30 प्रश्न की जो व्याख्या सहित हमने हल करा दिया है, रिवीजन करा दिया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।